जीता था जिसके लिए मरता था। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जिंदगी की तलाश में हम। आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ धुनें नहीं बनाई बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आवाज दी। नदीम श्रवण ऐसी ही एक जोड़ी थी जिनके गीत आज भी प्यार, दर्द और यादों का पर्याय माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेमिसाल सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा था। एक दौर ऐसा भी था जब नदीम श्रवण को बॉलीवुड की बड़ी फिल्में नहीं मिलती थीं। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने भोजपुरी फिल्मों, बी ग्रेड फिल्मों और यहाँ तक कि हॉरर फिल्मों तक में भी संगीत दिया। छोटे बजट की इन फिल्मों में काम करते हुए भी उन्होंने कभी अपने हुनर पर विश्वास नहीं खोया। वे लगातार बेहतर अवसर की तलाश में जुटे रहे और अपनी धुनों को निखारते रहे। फिर आया वह समय जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उनकी मधुर धुनों ने हिंदी सिनेमा को एक नया संगीत युग दिया और देखते ही देखते वही जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल संगीतकार जोड़ियों में शुमार हो गई। मैं दुनिया भुला दूंगा, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड नदीम श्रवण के इसी प्रेरणादायक सफर पर केंद्रित है जिसमें संघर्ष था और सफलताएं थी लेकिन हार मानने का नाम नहीं था। यह कहानी है दो सपने देखने वालों की जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। शुरू करें श्रवण कुमार राठौड़ से तो इनका जन्म 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के सिरोही में हुआ था। इनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक थे। संगीत उन्हें परिवार से विरासत में मिली थी। बचपन से ही श्रवण उनके भाई रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ को संगीत की शिक्षा दी जाने लगी। श्रवण ने कम उम्र में ही सितार, हारमोनियम और तबला बजाना सीख लिया था। बाद में पंडित चतुर्भुज राठौड़ बम्बई आ गए और एक संगीत संस्था के प्रमुख बने जहाँ वे युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी वीर शाह भी उनके शिष्यों में शामिल थे। दूसरी ओर नदीम अख्तर सैफी का जन्म 6 अगस्त 1954 को मुंबई के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका बचपन माहिम दरगाह के पास रोजी बिल्डिंग में बीता। संगीत के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही था। वे नौशाद, SD बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे महान संगीतकारों के प्रशंसक थे। एक बार उन्हें शंकर जयकिशन के सदस्य जयकिशन जी को मुंबई के प्रसिद्ध गेलाउड रेस्टोरेंट में लाइव प्रस्तुति देते हुए सुनने का अवसर मिला। उस प्रदर्शन ने नदीम पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि उन्हें भी संगीतकार बनना है। नदीम की दिलचस्पी सिर्फ संगीत सुनने तक सीमित नहीं था। वे ड्रम्स, बोंगो और कॉन्गो जैसे कई वाद्य यंत्र बड़ी कुशलता से बजाते थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड भी बनाया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने लगे। बाद में उनका परिवार सेंट्रल बॉम्बे में आकर बस गया जहाँ उनके पिता का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। परिवार चाहता था कि नदीम उसी कारोबार को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनका दिल तो संगीत में बस चुका था। खैर, बात करें नदीम श्रवण के पहली मुलाकात की तो वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। हुआ यूं कि एक दिन श्रवण के एक मित्र ने उन्हें एक कॉलेज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जहां उन्हें गाना था। जब श्रवण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनकी नजर मंच पर बैठे एक युवा ड्रमर पर पड़ी। वह ड्रमर कोई और नहीं बल्कि नदीम थे। कार्यक्रम के अंतराल में दोनों की मुलाकात उनके कॉमन फ्रेंड हरीश बोपैया ने करवाई। हरीश ने उनसे कहा कि तुम दोनों का सपना संगीतकार बनने का है तो क्यों न तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। यह सुझाव दोनों को पसंद आया। यहीं से एक नई संगीतकार जोड़ी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नदीम श्रवण। हालांकि जोड़ी बन जाना सफलता की गारंटी नहीं था। 70 के दशक का बॉलीवुड संगीत पूरी तरह से शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के कब्जे में था। नए संगीतकारों के लिए अपनी जगह बनाना बेहद कठिन था। नदीम श्रवण को पहला अवसर 1973 में जाकर मिला जब श्रवण के पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ के मित्र बच्चू भाई ने एक भोजपुरी फिल्म दंगल बनाने की योजना
न बनाई। इस फिल्म के लिए नदीम श्रवण ने संगीत तैयार किया। खास बात यह थी कि इसमें उनके लिए मोहम्मद रफी, मन्ना डे और आशा भोसले जैसे दिग्गज सिंगर्स ने अपनी आवाज दी थी। हालांकि फिल्म 1977 में जाकर रिलीज हुई, लेकिन इन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने का मौका नहीं मिला। इस फिल्म का एक गीत काशी हिले पटना हिले सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, जिसे गाया था मन्ना डे साहब ने। काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिलला, तोहरी लचक जब कमरिया सारी दुनिया हिलला। असल में यह एक बेहद लोकप्रिय भोजपुरी लोकगीत आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला का रूपांतरण था। फिल्म के गीतकार कुलवंत जानी ने इस गीत में दो बड़े बदलाव किए थे। पहला बदलाव इसके बोल में था। मूल गीत में आरा, छपरा और बलिया का जिक्र आता है, जिसे भोजपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक और भौगोलिक केंद्र माना जाता है। लेकिन फिल्म में इनकी जगह काशी, पटना और कलकत्ता का नाम लिया गया। यह बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। ये तीनों शहर उस दौर में भोजपुरी क्षेत्र से रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में जाने वाले प्रवासियों के प्रमुख ठिकाने थे। इस तरह गीत का दायरा अपने स्थानीय भूगोल से निकलकर प्रवास और पलायन के व्यापक दुनिया तक पहुंच गया। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव गीत के दृष्टिकोण में किया गया। पारंपरिक लोकगीत आमतौर पर एक महिला की आवाज में गाया जाता है, जिसमें वो अपनी अदाओं और कमर की लचक का जिक्र करती है। लेकिन फिल्म में यह गीत नायक द्वारा नायिका को संबोधित करते हुए गाया गया है, यानी मेरी कमरिया की जगह पर तोहरी कमरिया आ गई। इस बदलाव ने गीत को लोक परंपरा से निकालकर फिल्मी रोमांस के अनुरूप ढाल दिया। बहरहाल साल 1977 में जब नदीम श्रवण के भोजपुरी गाने लोकप्रिय हो रहे थे, तभी उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली बेबसी, जिसे बना रहे थे निर्माता निर्देशक मोहन भाकरी। वही मोहन भाकरी जिन्होंने आगे चलकर अपराधी कौन, इंसान बना शैतान, अमावस की रात, खूनी मुर्दा, 5 फौलादी और खूनी महल जैसी बी ग्रेड पर कमाल की हॉरर फिल्में बनाई। खैर बात करें फिल्म बेबसी की, तो ये भाकरी साहब का पहला प्रोजेक्ट होने वाला था और नदीम श्रवण का हिंदी डेब्यू भी। फिल्म के हीरो के तौर पर शुरू में एक NRI एक्टर जाहिद अली को लिया जाने वाला था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर दीपक पराशर को ले लिया गया। याद रहे कि ये दीपक पराशर की भी डेब्यू फिल्म होने वाली थी। नदीम श्रवण अपनी पहली हिंदी फिल्म के लिए बेहद उत्सुक थे। कहते हैं कि उन्होंने महीनों की मेहनत से फिल्म के गाने भी तैयार कर लिए थे, लेकिन उन्हें तब बेहद निराशा हुई जब पता चला कि इस फिल्म का निर्माण तो बंद कर दिया गया है। इस आकस्मिक फैसले ने नदीम श्रवण को जोरदार धक्का पहुंचाया और उन्हें लगने लगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके मेहनत की कोई कदर नहीं है। ऐसे में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपना भविष्य संवारने का सोचा। इन्हीं दिनों अपनी पिछली भोजपुरी फिल्म दंगल की बेशुमार सफलता के बाद लेखक निर्देशक राजपति राही इसी फिल्म के लीड प्लेयर सुजीत कुमार और प्रेमा नारायण तथा संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण को लेकर अगली भोजपुरी फिल्म माई का लाल की घोषणा की। यह फिल्म दंगल के ठीक 2 सालों बाद 1979 में जाकर रिलीज हुई और इसके भी गाने खूब लोकप्रिय हुए। इस बार फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। यूँ तो इसके सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन एक गीत हमका ले चल शहर लखनऊ सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। अगर गौर करें तो पता चलता है कि इस गाने की लोकप्रियता में कहीं न कहीं पिछली फिल्म दंगल के गीत काशी हिले पटना हिले का योगदान रहा। असल में दोनों ही गाने तकरीबन एक ही मूड के हैं और दोनों में उत्तर भारत के विख्यात शहरों का जिक्र हुआ है। खैर नदीम श्रवण अपनी इन गानों की सफलता का आनंद उठा ही रहे थे कि एक दिन उन्हें निर्माता निर्देशक मोहन भाकरी का फोन आया। भाकरी साहब ने उन्हें बताया कि भले उनकी पिछली फिल्म बेबसी नहीं बन पाई हो, लेकिन इस बार वो अपराधी कौन नामक एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए तड़कते भड़कते डिस्को गाने चाहिए। असल में बेबसी के बंद होने के बाद और अपराधी कौन के निर्माण से पहले मोहन भाकरी ने अब तुम्हारी बारी और वो बेवफा थी जैसी 2 अन्य फिल्में भी बनाई थीं, लेकिन दोनों ही बुरी तरह से फ्लॉप रही थीं। ऐसे में उन्होंने तत्कालीन ट्रेंड को देखते हुए एक ऐसी फिल्म बनाने का निर्णय किया जिसमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ डिस्को गाने का भी तड़का लगा हो। खैर नदीम श्रवण पूरे संयोग से इसके गाने बनाने के लिए जुट गए और इसके कुछ सैंपल लेकर एक दिन मोहन भाकरी से मिले। नदीम श्रवण ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिस्को म्यूजिक बनाने का फैसला किया था। संभवतः यही कारण हो कि मोहन भाकरी को एक भी गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म को बिना गानों के ही रखने का सोचा। लेकिन उन्हें फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल आया, जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाते वक्त सख्त हिदायत दी थी कि इसमें डिस्को गाने तो होने ही चाहिए। ऐसे में मजबूरन भाकरी साहब ने फिल्म में केवल एक ही गाना रखा, जिसके बोल हैं एक रात सुनसान सड़क से गुजर रहा था मैं, जिसे गाया था अमित कुमार ने। एक रात सुनसान सड़क से गुजर रहा था मैं, किसी हसीना पर मिटने को मचल रहा था मैं। अब इस गाने को सुनकर आपने
आपने निश्चित तौर पर अपने नाक भाव सिकोड़ लिए होंगे कि नदीम श्रवण ने कैसी वाहियात गीत बनाई है। धुन की बात तो छोड़िए, मुझे तो इस गीत के लेखक सुरेंद्र साठी साहब पर तरस आ रहा है, जिन्होंने न जाने किस मजबूरी में इस गीत को लिखा होगा। इसका धुन और मीटर कहीं जा रहा है और इसके बोल कहीं और। ऊपर से इस पर डेब्यू एक्टर जावेद खान का मिथुन की तरह डांस करने का असफल प्रयास करना भी एक सिर दर्द से कम नहीं है। खैर, यहाँ हम इस बात को भी न भूलें कि नदीम श्रवण ने इस फिल्म के लिए अपने मनमाफिक धुन नहीं बनाई थी, बल्कि उन्हें डिस्को धुन पर गाना बनाने के लिए कहा गया था, जिसके विषय में संभवतः उन्हें उस वक्त उतना ज्ञान न रहा हो। खैर, अपराधी कौन फिल्म के बाद नदीम श्रवण की अगली प्रोजेक्ट थी साल 1982 में आई जख्मी इंसान। फिल्म के गाने यूँ तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं इसके दो गानों पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला है दिलराज कौर और सुरेश वाडकर के द्वारा गाया गया गीत कमरा था मेरा बंद। कमरा था मेरा बंद, दरवाजे पे था ताला, दिल का नहीं मैं काला, बंदा हूँ भोला भाला। तुम आए कैसे अंदर, क्या ताला तोड़ डाला। असल में यह एक डबल मीनिंग सॉन्ग था, जिस पर जगदीप साहब और अर्पणा चौधरी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। इनमें से आप जगदीप साहब को तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन शायद अर्पणा चौधरी को नहीं पहचान पाए हों। असल में अर्पणा वही हैं जिन्हें आप अमिताभ वाली डॉन फिल्म में असली डॉन के साथ अनीता की भूमिका में देखा था, जो कि आगे चलकर जीनत अमन का पर्दाफाश करने का प्रयास करती है और जीनत उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर एक कमरे में बंद कर देती है। बात करें फिल्म जख्मी इंसान के दूसरे आकर्षक गीत की, तो वो है आज तेरी आंखों में, जिसे शक्ति कपूर साहब पर फिल्माया गया था। आज तेरी आंखों में आंसू है तो क्या है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में शक्ति कपूर ने खलनायक नहीं बल्कि नायक की भूमिका निभाई थी। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही और बतौर नायक शक्ति जी की यह पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। बाद में कई इंटरव्यूज में शक्ति कपूर ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह फिल्म इसलिए साइन की थी क्योंकि वो विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की तरह विलेन से हीरो बनने का सपना देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वो भी उसी तरह सफल नायक बन सकते हैं। इन्हीं इंटरव्यूज में शक्ति कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि फिल्म का नाम जख्मी इंसान नहीं बल्कि जख्मी डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान फिल्म खरीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही हुआ था। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि दोपहर 12 बजे का पहला शो शुरू हुआ और केवल 15 मिनट बाद ही यह साफ हो गया कि फिल्म दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इस असफलता का असर शक्ति कपूर के करियर पर भी पड़ा। उन्होंने फिल्म साइन करने के बाद कई निर्माताओं से कह दिया था कि अब वे नकारात्मक भूमिकाएं नहीं करेंगे क्योंकि वे हीरो बन चुके हैं, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होते ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई। हीरो के प्रस्ताव आने बंद हो गए और निर्माताओं को भी लगा कि अब वो विलेन की भूमिकाएं करना नहीं चाहते। मजबूर होकर शक्ति कपूर को खुद निर्माताओं के पास जाकर कहना पड़ा कि हीरो शक्ति कपूर खत्म हो चुका है, अब विलेन शक्ति कपूर को काम दीजिए। बहरहाल, अब बात करते हैं नदीम श्रवण के अगले प्रोजेक्ट की, जो थी साल 1982 में ही आई मैंने जीना सीख लिया। यूँ तो इस फिल्म और इसके गानों के बारे में आज न के बराबर चर्चा होती है, लेकिन इसके कुछ गीत बेहद कमाल के थे। इसमें सुरेश वाडकर ने एक बेहद कर्णप्रिय गीत गाया था, जिसके बोल हैं चेहरा कमल है आपका। चेहरा कमल है आपका, आँखों में है शराब। आप खुद ही सोचिए कि यह गीत कितना सुरीला था, लेकिन आज लोग इसके बारे में न के बराबर बात करते हैं। वैसे ईमानदारी से एक बात कही जाए तो यह नदीम श्रवण जी की ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं थी। असल में इस गीत के धुन और मुखड़े के बोल साल 1978 में पाकिस्तानी फिल्म सहेली के एक गीत से लिया गया था, जिसके बोल हैं आंखें गजल है आपकी। इस पाकिस्तानी गीत को लिखा था शबाब कैरानवी ने तथा धुन बनाई थी एम अशरफ ने। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब। इस फिल्म में शैलेंद्र सिंह और अलका याग्निक का गाया यह गीत भी सुनिए, जिसके बोल हैं कल शाम को मिलेंगे। कल शाम को मिलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री व गायिका सलमा आगा का भी गाया एक गीत रखा गया था, जिसके बोल हैं जरा जरा तू प्यार कर। जरा तू प्यार कर मेरे करीब आ। सही मायनों में देखा जाए तो इन गानों में कोई कमी नहीं थी। असल में ये फिल्म ही बी ग्रेड थी, जिसमें काजल किरण और जरीना वहाब जैसे नायिकाएं तो थीं, लेकिन कोई नामचीन ए ग्रेड नायक नहीं था। खैर, आगे आने वाले समय में नदीम श्रवण ने साल 1982 में अनमोल सितारे और सफर, 1983 में भोजपुरी फिल्म सजाए द मांग हमार और लोही नु तिलक, 1985 में चीख, 1986 में कातिल और आशिक तथा विक्रम बेताल, 1987 में खूनी महल, 1988 में जुल्म को जला दूंगा जैसी फिल्मों में संगीत दिया
किया, लेकिन ना तो ये फिल्में कुछ खास मशहूर हुई और न ही इसके गाने। फिर आया साल 1989 जब नदीम श्रवण ने एक मल्टी स्टारर फिल्म इलाका का म्यूजिक दिया। इसके कुछ गाने बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म में 5 गाने थे, जिनमें से 3 गानों देवा ओ देवा, आई है आज तो और मुझे पीने दे को अनजान साहब ने लिखा था। तो कल से छोड़ दूंगा मैं शराब, आज मुझे पीने दे जरा। एक गाना खाली बोतल की तरह हर आदमी है खाली को अनवर सागर ने लिखा था। खाली बोतल की तरह हर आदमी है खाली, ये भी क्या कोई जिंदगी है साली। और एक गाने प्यार से भी ज्यादा को समीर अंजान ने लिखा था। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, याद एक पल में 100 बार करता हूँ। याद एक पल में तुझे 100 बार करती हूँ। इस तरह से इलाका वो पहली फिल्म रही जहां से नदीम श्रवण और समीर अंजान की शुरुआत हुई। इसी साल अर्थात 1989 में नदीम श्रवण ने 2 अन्य फिल्मों में संगीत दिया। ये फिल्में थी मिथुन, पूनम ढिल्लन और मंदाकिनी स्टारर हिसाब खून का और देवानंद की मल्टी स्टारर फिल्म लश्कर। इन दोनों फिल्मों के गीत संगीत कुछ खास उल्लेखनीय नहीं रहे, लेकिन यहाँ मैं विशेष तौर पर हिसाब खून का के एक गीत दूर नहीं जा सकती तुझसे का जिक्र करना चाहूंगा। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। गौरतलब है कि नदीम श्रवण ने अब तक कई फिल्में तो कर ली, लेकिन उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो पाई थी जिसकी उन्हें एक दशक से तलाश थी। ये सफलता उन्हें अगले ही साल 1990 में जाकर मिली, जब उनकी 2 फिल्में आशिकी और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के संगीत ने लगभग तहलका ही मचा दिया। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जिस म्यूजिक एल्बम ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, उसे शुरुआत में किसी फिल्म के लिए तैयार नहीं किया गया था। इस जादुई सफर की शुरुआत टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार और संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के संघर्ष के दिनों में हुई थी। गुलशन कुमार इस युवा जोड़ी की प्रतिभा को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने नदीम श्रवण को एक गैर फिल्मी पॉप और गजल एल्बम तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी, जिसका नाम तय हुआ था चाहत। सभी गाने रिकॉर्ड भी कर लिए गए थे, लेकिन जब गुलशन कुमार ने फाइनल ट्रैक सुने तो उन्हें महसूस हुआ कि इन बेहद खूबसूरत धुनों को महज एक साधारण ऑडियो कैसेट के रूप में रिलीज करना इनके साथ नाइंसाफी होगी। गुलशन कुमार इन गानों को लेकर उस दौर के संवेदनशील और दिग्गज निर्देशक महेश भट्ट के पास पहुँचे। उन्होंने महेश भट्ट को वो सारे गाने सुनाए और एक अनूठा प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूँ आप इन गानों को आधार बनाकर एक मुकम्मल फिल्म का निर्माण करें। महेश भट्ट संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। गाने सीधे रूह को छू रहे थे। उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी, लेकिन साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी। महेश भट्ट का मानना था कि अगर फिल्म में किसी बड़े स्थापित कलाकार को लिया गया तो दर्शकों का ध्यान संगीत से भटक जाएगा। वे चाहते थे कि पूरा फोकस गानों और बेहद सादगी भरी एक प्रेम कहानी पर रहे। इसी शर्त के तहत बिल्कुल नए चेहरों राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को साइन किया गया और इस तरह से एल्बम चाहत तब्दील हो गई फिल्म आशिकी में। याद रहे कि फिल्म आशिकी ने पार्श्व गायक कुमार सानू को रातों रात देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल सनसनी बना दिया था। कुमार सानू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में जगजीत सिंह और कल्याण जी आनंद जी का भी बड़ा हाथ था, लेकिन शुरुआती दिनों में सानू को केवल महान गायक किशोर कुमार की आवाज की हुबहू नकल करने के लिए जाना जाता था। जब आशिकी के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब नदीम श्रवण ने कुमार सानू के सामने एक सख्त हिदायत रखी। उन्होंने कहा कि किशोर दा की नकल करना बंद करो, हमें तुम्हारी असली और मौलिक आवाज चाहिए। सानू ने वैसा ही किया और अपनी उस मखमली व दर्द भरी मौलिक आवाज से इतिहास रच दिया। वाह बरखुरदार, बहुत खूब। आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। अब तेरे जी लेंगे हम। इस फिल्म के लिए कुमार सानू को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और इसके बाद उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर एक अटूट रिकॉर्ड कायम किया। हाँ, यह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने नकल की धुनों से बने थे। नदीम श्रवण के कॉपीड सॉन्ग्स पर हमने पहले एक विस्तृत एपिसोड कर रखा है, जिसे अब तक 1 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। खैर, फिल्म आशिकी
आशिकी के गानों को लेकर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भले ये चोरी की धुनों से या नकल करके बनाई गई हो, लेकिन आज तक इसकी लोकप्रियता में इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। लोग इसे ओरिजिनल गानों की तरह ही सुनते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जब इस फिल्म के म्यूजिक के ऑडियो कैसेट्स निकाले गए थे तो इसके 1 करोड़ से ज्यादा कैसेट्स बिके थे। इनफैक्ट जब ये बिक्री 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई तो कंपनी ने आधिकारिक रूप से इसकी काउंटिंग रोक दी थी। यहाँ आपको एक फन फैक्ट भी बताता चलूं कि भले ही फिल्म आशिकी संगीत के मामले में एक बड़ी हिट साबित हुई हो, लेकिन नदीम श्रवण के करियर के लिए साल 1990 में बॉक्स ऑफिस पर इससे भी एक बड़ी सफलता मौजूद थी। है ना ये चौंकाने वाली बात, लेकिन ये 100% सही है। दरअसल उस समय नदीम श्रवण की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट आशिकी नहीं बल्कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उस साल बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी का म्यूजिक एल्बम इतना लोकप्रिय रहा, लेकिन एक संगीत प्रेमी होने के नाते जब मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ तो इसका कोई भी गीत मुझे कुछ खास याद नहीं आ पा रहा है। बताता चलूं कि साल 1991 में आयोजित 36वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म आशिकी के लिए नदीम श्रवण को उस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था, जहां इन्होंने फिल्म आज का अर्जुन के लिए नॉमिनेट बप्पी लहड़ी तथा बागी और दिल के लिए नॉमिनेट आनंद मिलिंद को हराया था। इतना ही नहीं, फिल्म आशिकी के गीत नजर के सामने के लिए समीर अंजान साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का और अनुराधा पौडवाल को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का तथा अब तेरे बिन गीत के लिए कुमार सानू को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए थे। बताता चलूं कि साल 1990 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तथा आशिकी की बेशुमार सफलता के बीच नदीम श्रवण के संगीत से सजी 2 ऐसी फिल्में भी आई जिनकी चर्चा कम ही होती है। पहली फिल्म थी 16-17 और दूसरी थी अपमान की आग। जहाँ तक बात इनके गानों की तो 16-17 के गाने उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अपमान की आग के 2 गाने आज भी सुनने में कर्णप्रिय लगते हैं। ये गाने हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के गाए दिया दिल दिल दिया और आज प्यार हो जाने दे। दिया दिया दिल दिया, दिया दिया दिल दिया, तुझसे मैंने प्यार किया। दिया दिया दिल दिया, दिया दिया दिल दिया, आज प्यार हो जाने दे, आज प्यार हो जाने दे। जो कह सकी ना जुबान वो राज खुल जाने दे। तो ये थी संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के संघर्ष की अनकही दास्तान, जिसमें हमने जाना कि नदीम श्रवण ने कैसे संगीत की दुनिया में कदम रखा और कितने वर्षों के संघर्ष के बाद जाकर सफलता हासिल की। वैसे नदीम श्रवण का यह संगीत सफर यहीं पर नहीं रुकता। अगर आप चाहें तो हम इस वीडियो का दूसरा भाग भी ला सकते हैं, जहां उनके करियर के गोल्डन पीरियड की बात होगी। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।